नेक्स्ट कम्स कोरिलेशनल रिसर्च, यानी इसके अंदर हम किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जानते हैं, उनका ताल्लुक जानते हैं कि बैठता है, कितना बैठता है, कैसा बैठता है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो 1, -1 और 0 के बीच में होती है। जो 1 के ज़्यादा करीब होती है, मतलब उनके कोरिलेशन जो है, रिलेशन उनके बीच में संबंध उतना ज़्यादा है, चाहे 1 हो चाहे -1 हो। और अगर 0 के पास है, जितना 0 के पास है उतना उनके बीच में रिलेशन कम है, ठीक है। तो सबसे पहले तीन तरीके के इसमें कोरिलेशन आते हैं। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब वेरिएबल, मान लो दो वेरिएबल्स हैं, एक को मान लो x, दूसरे को मान लो y। तो x वेरिएबल भी अगर ऊपर जा रहा है और y वेरिएबल भी ऊपर जा रहा है तो है पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर अगर x वेरिएबल भी नीचे जा रहा है और y वेरिएबल भी नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव, यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल जब जा रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी अगर लेट्स फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ किसी स्टूडेंट को कि पढ़ाई है, जैसे जितना ज़्यादा वो पढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्ट में स्कोर करेगा, जितना कम पढ़ेगा, अब ये पढ़ना वेरिएबल x है और उसकी अचीवमेंट वेरिएबल y है। तो वेरिएबल x अगर ऊपर जा रही है यानी ज़्यादा पढ़ रहा है वो, तो ज़्यादा अचीवमेंट आ रही है। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि वेरिएबल x अगर ऊपर जा रहा है तो y जाएगा नीचे, या फिर अगर y ऊपर जा रहा है तो x जाएगा नीचे, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना और खेल, मतलब अचीवमेंट और खेलने से रिलेट करते हैं। मान लो वेरिएबल x है खेलना और वेरिएबल y है अचीवमेंट। जितना ज़्यादा कोई खेलेगा उतना उसके टेस्ट में, पढ़ाई में मार्क्स कम आएंगे। तो वो पढ़ना, वेरिएबल x क्या है, खेलना, खेलना जितना ऊपर जा रहा है उतना वेरिएबल y यानी उसके पेपर में मार्क्स कम जा रहे हैं, और जितना कम खेलना उतना पेपर में मार्क्स ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ कोरिलेशन इज़ ज़ीरो कोरिलेशन, यानी कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा है, कोई उनके बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन है ये होता है 0 से लेके 1 तक। नेगेटिव कोरिलेशन होता है 0 से लेके -1 तक। और जो ज़ीरो कोरिलेशन होता है वो ज़ीरो के आसपास ही होगा, -0.2 जैसे एग्जांपल दिया, या फिर +0.3। ज़ीरो के जितना पास होगा वो ज़ीरो कोरिलेशन कहलाया जाएगा, यानी इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। पता नहीं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि किसी इंसान के शूज़ का साइज़ और ये वेरिएबल x है और उसके पेपर में मार्क्स, क्या इससे मैटर करता है? बिल्कुल भी कोई मैटर ही नहीं करता, उसके शू का साइज़ और उसके पढ़ाई में मार्क्स, है ना। नेक्स्ट इज सर्वे रिसर्च, यानी कि इसमें हम कुछ सर्वे कंडक्ट करते हैं। हम दूसरे लोगों के ओपिनियंस जानते हैं, उनका एटीट्यूड जानते हैं, सोशल फैक्ट्स को जानते हैं। हम उनके जो मेन कंसर्न्स है, मतलब रियलिटी में जो उतर के जो भी कंसर्न्स आ रही है, उनके थॉट प्रोसेस, ओपिनियंस है, उनको जानते हैं सर्वे करके, यानी पूछताछ काइंड ऑफ करके। तो इसके अंदर तरह तरह की टेक्निक्स आती हैं इस सर्वे रिसर्च में। पहला है पर्सनल इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू करके, क्वेश्चनेयर्स देकर, या फिर टेलीफोन के थ्रू, या फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो पहली चीज़ इसमें जो पहला तरीका है वो है पर्सनल इंटरव्यू। उस पे आते हैं, यानी कि हम फेस टू फेस किसी से कांटेक्ट करके उससे चीज़ें पूछ कर, उससे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रीज़न पूछ कर या उससे बातें कर हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके ओपिनियंस जान रहे हैं। अब इंटरव्यूज़ भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड बोले। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे, इंटरव्यू है मान लो किसी के जॉब का इंटरव्यू है, तो उसके अंदर सीक्वेंस ऑलरेडी अलॉटेड है कि ऐसे इस क्वेश्चन को पूछना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है, तो वो सेट है ऑलरेडी। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर होता है जब कुछ सेट नहीं होता है, यानी कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी को पास करने के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब ये भी तरह तरह के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक इंसान बैठा है वो दूसरे इंसान का इंटरव्यू ले रहा है। इंडिविजुअल टू ग्रुप, यानी एक ग्रुप बैठा है, 3-4 लोग बैठे हैं और वो किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रुप टू इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल टू ग्रुप था कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक इंसान 3-4 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, एक इंसान 3-4 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, या फिर जो भी ग्रुप में जितने भी लोग हैं।
ग्रुप टू इंडिविजुअल होता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, 3-4 लोग या जितना भी ग्रुप है वो बैठा है और वो एक इंसान का इंटरव्यू ले रहा है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप टू ग्रुप, यानी एक पूरा ग्रुप बैठा है, वो बारी बारी उस दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से इंटरव्यू ले रहा है। अब इंटरव्यू जो स्किल है वो प्रॉपर, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू के लिए टाइम लगता है और आपको एडिक्वेट और प्रॉपर क्वेश्चंस उसकी इंडिविजुअल की सिचुएशन को देख के पूछने चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चनेयर सर्वे, यानी एक क्वेश्चनेयर भरने को दें या कुछ दें, एक सेल्फ रिपोर्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा होगी, ठीक है। तो इसके अंदर रिस्पोंडेंट्स जो हैं, यानी जिससे हम क्वेश्चनेयर भरवा रहे हैं या जिससे हम सर्वे करवा रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर्स को पेपर में, जैसे इंटरव्यू में तो मुंह से बोलते थे, क्वेश्चनेयर में ये होता है कि वो पेपर पे ही आंसर्स पढ़ते हैं अपने आप और अपने आप उनके आंसर्स टिक करते हैं या लिख देते हैं, जो भी है। तो 2 तरीके की जो है क्वेश्चनेयर होते हैं, पहला है ओपन एंड और दूसरा है क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंड होते हैं कि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दें कि आपको आपकी हॉबीज़ क्या है, तो ये ओपन एंडेड है, आपको जो लिखना है उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी हॉबीज़ वगैरह जो भी है। क्लोज एंडेड होता है जैसे कि MCQ दे कि इन 4 ऑप्शंस में ही से ही आंसर है और आपको इन 4 में से ही चुनना पड़ेगा, या ट्रू फॉल्स दे कि या तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, आप अपने आप से कुछ और नहीं लिख सकते हैं, तो वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट कम्स टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन सर्वे जैसा नेम सजेस्ट करे, यानी टेलीफोन के द्वारा, या तो वो मोबाइल फ़ोन्स की तरह SMS यानी मैसेज करके, या फिर वो कॉल पे मैसेज जो है सर्वे ले रहे हैं। ये जो है वो टाइम की एफिशिएंसी सही रहती है, यानी टाइम कम लगता है फ़ोन करने में। लेकिन इसमें जो है अनकोऑपरेटिवनेस, यानी जो जिस पे भी हम टेस्ट करें, जिससे भी हम सर्वे ले रहे हैं, उसकी अनकोऑपरेटिवनेस यानी मन ही नहीं करे। कुछ लोग फ़ोन जैसे इन कंपनीज़ वगैरह कहीं का भी आता है तो वो तभी काट देते हैं, या फिर रिलेक्टेडनेस, मतलब मन ही नहीं कर रहा रिस्पोंडेंट्स का इन टेलीफोन्स का आंसर करने में, तो ये प्रॉब्लम इन सर्वेज़ में देखी जाती है। अब जो सर्वे मेथड है उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और ऐसे ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पब्लिक इन्फॉर्मेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इस सर्वे, इन टाइप्स की सर्वे को करवा के हम तभी जल्दी से तुरंत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लोगों का, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज आ गई तो, या फिर हम जैसे इलेक्शंस वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या और एक और भी लिमिटेशन, यानी इसकी बेकार बात होती है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कुछ इनएक्यूरेट सा कुछ आंसर दे दें, या फिर वो ऐसा आंसर दे दे कि वो यूँ सोचे कि रिसर्चर शायद मान लो पॉलिटिक्स में पूछ रहा है, कोई भी इंटरव्यू ले रहा है, तो वो ये सोचे क्या पता ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो वो बीजेपी के हित में आंसर दे दे, तो वो ऐसा आंसर दे जो उसको लग रहा है कि इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, तो वो ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह के टेस्ट बनाए गए हैं लोगों की इंटेलिजेंट, इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज़ क्या है, पर्सनालिटीज़ कैसी हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये तरह तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं लोगों से डेटा को कलेक्ट करवाने के लिए ऐसे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक टर्म यानी आइटम के नाम से बोलते हैं, यानी हम जितने भी कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्वेश्चन के बजाय आइटम बोलते हैं। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिविटी हमने शुरू में भी पढ़ा था, दैट मीन्स कि कोई 2 रिसर्चर्स किसी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो एट द एंड कंक्लूजन उनका सेम ही आएगा, वही रिजल्ट उन दोनों रिसर्चर का उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएगा। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि किसी भी, मतलब बेसिकली अच्छे से स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। इसके अंदर देखो आती हैं 3 चीज़ें, विच इज़ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? पहला है रिलायबिलिटी, यानी कि अगर हम किसी भी, मान लो एक ग्रुप है या एक क्लास है या कुछ भी बोलो, वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं साइकोलॉजी का, ठीक है। उस टेस्ट को करने के बाद एक आंसर आया, मान लो उस ग्रुप का एवरेज मतलब रिज़ल्ट आया कि 50 आउट ऑफ 30 स्कोर कर रहे हैं, ये एक एवरेज रिज़ल्ट आया उस पूरे ग्रुप का। अब 20 दिनों बाद हमने वही सेम टेस्ट अगर उन लोगों पे कंडक्ट करवाया तो उनके वो 30 मार्क्स ही आने चाहिए। यही रिलायबिलिटी है कि आप कभी भी टेस्ट को कंडक्ट करो, आंसर उसका वही आना चाहिए, तभी आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो अच्छा बना हुआ है।
नेक्स्ट तो इसके अंदर दो चीज़ें भी आती हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि इसके अंदर टाइम मैटर करता है, यानी दो स्कोर्स हैं वो टाइम टू टाइम वही सेम आनी चाहिए, वही सेम वाली अभी जो मैंने बात बताई वही है इसके अंदर टेस्ट रीटेस्ट में, ठीक है। यानी रीटेस्ट अगर हम उस टेस्ट का लेंगे तो आंसर हमारा, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इज़ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, यानी कि हम उसको अरेंज कर देंगे सीक्वेंस में, जैसे कि ऑड और इवन टर्म्स में, जैसे कि जैसे दो ग्रुप है एप्पल और, मान लो एप्पल छोड़ो, फ्रूट्स के बारे में क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्वेश्चन है लेट्स से हॉबीज़ के बारे में, तो हम उसको ना कुछ बैलेंस सा कर देंगे, स्प्लिट हाफ कर देंगे, जैसे कि हम ऑड और इवन में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, ये जितने इन आइटम्स में, यानी इन क्वेश्चंस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो रिगार्डिंग फूड होंगे, और 2, 4, 6, 8 इस जो ये है इवन ग्रुप्स है उसके अंदर जो भी वो होंगे ग्रुप होगा उसके ऊपर क्वेश्चन होगा हॉबीज़ से रिलेटेड, तो हम ऐसे स्प्लिट हाफ कर देंगे और तब भी आंसर तो सेम ही आना है। वो बस एक अच्छे पर्पस के लिए, अपने टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट इंक्लूड्स वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब आपका डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी आपका टेस्ट अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो आपके क्वेश्चन भी तो साइकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए ना। आप मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो साइकोलॉजी के टेस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका टेस्ट अगर मैथ्स का टेस्ट है तो फिर वो मैथ्स के सम्स ही होने चाहिए, उसके अंदर इंग्लिश नहीं घुसानी चाहिए। तो ये होता है वैलिडिटी। नॉर्म होता है एवरेज, यानी नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस किसी ग्रुप की वो क्या है, उसे नॉर्म, यानी एवरेज परफॉर्मेंस जो है उसे नॉर्म बोला जाएगा किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट में। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है लैंग्वेज पे डिपेंड करके, पहला है वर्बल टेस्ट, यानी हम मुंह से कुछ पूछ रहे हैं, टेस्ट उसको किसी भी इंसान को हम टेस्ट कर रहे हैं मुंह से पूछ के, ठीक है। नॉन वर्बल है, जैसे कि वो लिखने का हमने दे दिया कि तुम अपने आप इस पेपर को सॉल्व करो, खुद लिख के टेस्ट करो अपने आप को, ठीक है, तो वो हो गया नॉन वर्बल यानी बिना बोले। थर्ड इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे कि किसी के कॉग्निटिव उसको चेक करने के लिए कि उसका ब्रेन कितना शार्प है, हमने उसको पजल सॉल्व करने के लिए दे दिया तो वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है उसको सॉल्व करने पे। तो ये 3 टाइप के ऐसे टेस्ट हो गए लैंग्वेज से रिलेटेड। अब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन ले रहा है मतलब उस टेस्ट को, तो ये होता है दो तरीके के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट होता है एक इंसान पे एक बारी, मतलब एक टाइम पे एक इंसान के ऊपर ले रहे हैं, और ग्रुप टेस्ट होता है यानी एक टाइम पे काफ़ी सारे इंसानों पे हम टेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कम्स अलग, मतलब यानी जो स्पीड और पावर के ऊपर टेस्ट हों। स्पीड टेस्ट जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी टाइम लिमिट सेट कर दी कि आपको 3 आवर्स में ये क्वेश्चन 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। 80 मार्क्स छोड़ो, आपको टाइम दे दिया कि इस इतने टाइम में आपको ये बस आंसर करने हैं, बस इतना बोल दिया, तो आपकी स्पीड चेक कर रहे हैं ये उस टेस्ट में कि आप क्या 3 आवर्स में इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट इज़ पावर टेस्ट। इसमें टाइम लिमिट इज़ नथिंग, इसमें आपको टाइम लिमिट कुछ नहीं दिया है, एक टेस्ट दे दिया सॉल्व करने, इतने पावर यानी इतने मार्क्स का है, यू नीड टू सॉल्व दिस, और जितना मर्जी टाइम लो पर सॉल्व करना है इसे, तो उसमें पावर चेक करेंगे, ठीक है। यूजुअली स्कूल एग्ज़ाम्स में दोनों स्पीड और पावर दोनों टेस्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट कम्स केस स्टडी, ये एक लास्ट टाइप ऑफ मेथड है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो केस स्टडी इंक्लूड्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में हम इन डेप्थ, यानी बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खुदाई करके बिल्कुल अंदर से डेप्थ में पढ़ रहे हैं हम किसी चीज़ के बारे में, तो होती है केस स्टडी। अब केस स्टडी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन टाइप से होती है किसी भी इवेंट की, पर्सन की, किसी भी चीज़ की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है कि ऐसा ऐसा किसी पर्सन की लाइफ में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो केस स्टडी एक क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट वाली फील्ड में यूज़ ज़्यादा करी जाती है। तो नेक्स्ट कम्स कि इट इज़ रिकमेंडेड कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कई सारी
जो स्ट्रैटेजीज़ है उनके साथ कलेक्ट करी जानी चाहिए। यानी एक बस जैसे केस स्टडी है तो हमने बस केस स्टडी वाला मेथड यूज़ कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको और भी टाइप के जो मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए उनको भी एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि क्या पता है एक मेथड से आपका गलत आ जाए तो दूसरे मेथड से पता चल जाए कि वो गलत है या सही है। तो आपको एक नहीं काफ़ी सारे मेथड से ट्राई करना चाहिए अपने डेटा को कलेक्ट करना, और केयरफुली प्लान करना चाहिए कि किस टाइप में कौन सा मेथड उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया डेटा कलेक्शन के सारे 5 जो टर्म्स थे उनको यूज़ करना। नेक्स्ट कम्स एनालिसिस ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट तो कर दिया, अब उसको एनालाइज करेंगे, यानी धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे। उसको एनालाइज मतलब जचाना टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझना से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आता है क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड होता है क्वांटिटी यानी नंबर। हम जैसे लेट से हम किसी की इंटेलिजेंस रैंक कर रहे हैं तो हम 10 में से रेटिंग दे दें कि इसकी इंटेलिजेंस कितनी है। इसकी इंटेलिजेंस लेट से 7 है, ठीक है। तो हम किसी इंसान की ऐसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको क्वांटिटी के मतलब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम, जैसे कि एट्रीब्यूट्स है जैसे इंटेलिजेंस, उसको हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसी, ठीक है। अब नेक्स्ट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव मेथड, यानी ये क्वालिटी से रिलेटेड है। अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर मैं बोलूँ कि आप किसी मदर की सन के लॉस, यानी किसी माँ है उसका बेटा गुजर गया, उसकी मदर का जो दुख है उसको 10 में से रेट करो, वो चीज़ आप रेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 10 वो तो इनकम्पेटेबल है, क्योंकि वो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने तरह तरह के अलग मेथड निकाले हैं, जैसे नरेटिव एनालिसिस, यानी नरेट कर दे अपने जो भी मदर है उसने लॉस किया अपना सर, तो वो उस पूरे इंसिडेंट को नरेट कर दे जैसे कि, ठीक है। या फिर दूसरे अलग टाइप के जो है मेथड्स हैं, जैसे अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो जो रिसर्चर है वो ये जो 2 मेथड्स हैं इनसे एनालाइज करता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी कुछ दिक्कतें आती हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करने पर। क्या? लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यानी कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। अब मैं बोलूँ किसी इंसान की इंटेलिजेंस रेट करो, इंटेलिजेंस बताओ कि कितनी है, तो वो ज़ीरो हम कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी को ज़ीरो इंटेलिजेंस कभी नहीं दी है इस दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। तो एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है साइकोलॉजी में, इसलिए हम कुछ ना कुछ एक एंटिटी अज्यूम सा कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। जैसे कि 1 से हम अज्यूम कर लेते हैं, वो अजम्पशन के बेस्ड पे होता है, वो रियलिटी पे 1 से शुरू नहीं होता, 0 से ही शुरू होती है हर चीज़, लेकिन हम एक अजम्पशन बनाते हैं, इसलिए एक ज़ीरो पॉइंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में नहीं होता है, ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। अब साइकोलॉजी का मैंने टेस्ट तो बनाया, अब वो मैटर करता है कि वो किसके लिए बनाया जा रहा है। अगर मैं मैथमेटिकल सम्स दे दूँ और वो चीज़ मैं एक सिटी में बच्चों को दे दूँ, और यही सेम टेस्ट मैं अगर किसी फॉरेस्ट में कहीं आदिवासी लोग, मतलब आदिवासी इन द सेंस जो अर्बन, मतलब थोड़ा उनको इतना नॉलेज नहीं होगी वैसे टाइप के लोग, ठीक है, अगर मैं उनके पास जाके उनको दे रही हूँ वो चीज़, जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, उनको वो टेस्ट दे रही हूँ वही मैथमेटिकल का, तो क्या लगता है कौन सॉल्व कर पाएगा? ऑफ कोर्स वो सिटी वाले लोग सॉल्व कर पाएंगे। और यही मैं अगर पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन या कैसी भी इंफॉर्मेशन वो दे दूँ, तो वो उस टेस्ट को वो जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं लोग वो ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव नेचर भी मैटर करता है कि वो साइकोलॉजी का टेस्ट सबके लिए एप्लीकेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, यानी जिसको मतलब कई लोग, अब कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कोई इंसान अपने मतलब से समझेगा उसे, कोई अपना दिमाग लगा के, मतलब कोई भी चीज़ है उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो अलग अलग एक समझने का नज़रिया होता है, तो वो अलग होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ एथिकल इश्यूज़, यानी रूल्स का इश्यूज़, यानी अगर आप किसी पे साइकोलॉजी पे टेस्ट कर रहे हो तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना है, और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंटेन करना इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर एंड आफ्टर यू कंडक्ट द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो वो क्या है? फर्स्ट इज़ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अपनी खुद की मर्ज़ी से पार्टिसिपेट कर रहा है, और उससे एक रिटर्न में आप लो कि हाँ वो अपनी विल से पार्टिसिपेट कर रहा है उस स्टडी में। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इसमें जो मतलब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है, जो यूजुअली किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं,
उनको बताना पड़ेगा कि मतलब अगर एक्सट्रीम प्राइवेट तो चलो ना बताओ, लेकिन बेसिकली उनको बताना पड़ेगा कि आपके साथ इस स्टडी में ऐसा 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 होने वाला है। जो भी होने वाला है एक्सप्लेन करो अपने सब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट कम्स डीब्रीफिंग, यानी कि ये कहते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो जैसे मेंटल स्टेट और फिज़िकल उससे आया है, मतलब जैसी उसकी बॉडी है, जैसी उसका माइंड है, जैसे उसने एंटर किया है आपकी स्टडी में, वैसे ही वो घर जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ मेंटल ट्रॉमा हो जाए आपकी स्टडी से या कुछ हो जाए, जैसा आया है वैसा ही वो बाहर जाएगा। दैट इज़ डीब्रीफिंग। फोर्थ इज़ शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, यानी आपको ज़रूरी है कि जो भी रिसर्च आपने करी है, स्टडी करी है, उसके रिज़ल्ट आप अपने सब्जेक्ट को भी बताओ। यानी कि अगर जो सब्जेक्ट है वो कहीं और, मतलब मान लो अगर आपकी स्टडी का रिज़ल्ट कुछ दिनों बाद भी आ रहा है, तो भी यू नीड टू गो टू दैट पर्सन, टू दैट सब्जेक्ट, और आपको उसे बताना पड़ेगा। फिफ्थ इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी पर्सन के नाम जान के, आपने उसकी एज जान के उसके ऊपर तरह तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया, आप अगर इस स्टडी को किसी और को दिखाने जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा मैंने स्टडी को कंडक्ट किया है, तो आप उस पर्सन के जो नेम है उसको एक्स या कोई और वेरिएबल बना लो, यानी आपको हाइड करना है, ये सिर्फ आप तक होना चाहिए और किसी को प्राइवेसी लीक नहीं करवानी है।